Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you have any problem regarding our yesterday's topic, you can ask me. कल के पढ़ाए टॉपिक्स में अगर आपको दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. So today we have to start 3.2 how participants saw the movement. अब ये जो movement चल रहा था, बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे वो इसको किस तरीके से देख रहे थे, उनका क्या नजरिया था और किस तरीके से उनका स्वराज को वो किस तरीके से लेके चल रहे थे, उनकी जो खुद की प्रॉब्लम्स थी उसको वो रिलेट करके स्वराज से देख रहे थे और अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग चीजों से रिलेट कर रहे थे वो स्वराज, और सबके अपने अपने मायने थे इस चीज को लेकर के। तो उसी के बारे में आपको इसके अंदर पता पड़ेगा इस टॉपिक के अंदर कि अलग अलग जो लोग हैं, भले वो रिच पीजेंट्स हो या बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सब अपने अपने तरीके से इसकी डेफिनेशन जो है वो फ्रेम कर रहे थे। ठीक है, अब जैसे कंट्री साइड के अंदर जो रिच पीजेंट्स थे, यानी कि जो विलेज एरिया के अंदर जो थोड़े स्टेबल एक तरीके से एस्टेब्लिश्ड पीजेंट थे, वो पीजेंट कम्युनिटीज जो थी वो किस तरीके से इसको लेके चल रही थी, जैसे कि गुजरात के पाटीदार्स हों और उत्तर प्रदेश के जाट्स, ठीक है, ये लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे इस मूवमेंट के अंदर, क्योंकि ये खुद प्रोड्यूसर थे कमर्शियल क्रॉप्स के, जिनको बेच करके ये फायदा कमाते थे, ठीक है, उठा लेते थे, उस चीज के प्रोड्यूसर थे। तो ये डिप्रेशन के समय में इनके व्यापार में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, और जब प्राइसेस गिरी थी तो इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, इनकी कैश इनकम जो थी वो धीरे धीरे गायब हो गई थी और इनको इम्पॉसिबल लग रहा था कि ये वापस से इसके जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू है, उनकी जो रेवेन्यू डिमांड है, उसको ये पे कर पाएंगे। तो ये इस चीज को लेकर के कोप अप करने की कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये इस चीज को लेके चल रहे थे कि भाई स्वराज का मतलब ये है कि हमें इस रेवेन्यू डिमांड से पीछा हमारा छूटेगा और हमें ये नहीं चुकाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी इतना ज्यादा डिप्रेशन आ चुका था, इतनी ज्यादा मंदी आ चुकी थी कि फायदा कुछ हो नहीं रहा था, नुकसान पे नुकसान हो रहा था। तो इस चीज से ये लोग पूरी तरह वो हो गए थे कि हमें अब ये हमारे लिए स्वराज का मतलब यही है। ठीक है, अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। इन द कंट्री साइड, sorry, let us now look at the different social groups that participated in the civil disobedience movement. Why did they join the movement? What were their ideals? What did Swaraj mean to them? अब वही अलग अलग ग्रुप्स जुड़ रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर। तो उन्होंने ये मूवमेंट क्यों ज्वाइन किया था, उनके क्या आइडल्स थे, क्या उनके उद्देश्य थे, व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम, और स्वराज उनके लिए क्या मतलब रखता था। In the countryside, rich peasant communities like Patidars of Gujarat and the Jats of Uttar Pradesh were active in the movement. अब जो गांव वाले एरियाज थे जहाँ पे स्टैब्लिश्ड पीसेंट कम्युनिटीज थी, रिच पीसेंट कम्युनिटीज थी, जैसे कि पाटीदार्स हुए गुजरात के और जाट हुए उत्तर प्रदेश के, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे इस मूवमेंट में। बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, दे वर वेरी हार्ड hit by the trade depression and falling prices. अब क्योंकि ये खुद से कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर्स थे तो इनको बहुत ज्यादा मार पड़ी थी डिप्रेशन की व्यापार में, और जो प्राइसेस गिरी थी उसमें। As their cash income disappeared, they found it impossible to pay the government's revenue demand. जैसे जैसे इनकी कैश इनकम जो है वो गायब होती जा रही थी, ये इनके लिए इम्पॉसिबल होता जा रहा था कि ये सरकार की जो डिमांड है रेवेन्यू की, ये उसे पे कर पाए। इम्पॉसिबल सा लग रहा था, क्योंकि जब पैसा होगा ही नहीं तो ये कहाँ से पे करेंगे। And the refusal to the government to reduce the revenue demand led to widespread resentment. अब जब ये रिफ्यूजल हुआ कि भाई गवर्नमेंट जो है या तो इस रेवेन्यू डिमांड को वो कम करे, ठीक है, ये चीज फैलने लगी और उन्होंने ये भी देखा कि भाई ये गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, हम तो कोई भी रेवेन्यू डिमांड जो है वो कम नहीं करेंगे। तो ये खबर जो है, इस चीज को लेकर के गुस्सा जो है वो सब जगह बहुत जल्दी फैला। These rich peasants became enthusiastic supporters of the civil disobedience movement, organizing their communities
and at times forcing reluctant members to participate in the boycott programs. अब ये जब खबर फैल गई कि सरकार ने तो मना कर दिया है कि वो रेवेन्यू डिमांड जो है कम नहीं करेगी, तो जितने भी रिच पीजेंट्स थे ये बहुत अच्छे जोश से आकर के सपोर्ट करने लगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर। इन्होंने कम्युनिटीज जो है वो ऑर्गेनाइज करानी शुरू करी, उनको भी इसके साथ में जोड़ना शुरू करा। कई बार ये रिलेक्टेंटली मेंबर्स को फोर्स करते थे कि नहीं आपको इसमें पार्टिसिपेट करना ही है, और उनको जबरदस्ती भी करवाते थे। मतलब ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस इन द अपकमिंग फ्यूचर, कि ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगा अगर हमें आजादी मिल जाएगी तो। और साथ साथ ये बॉयकॉट प्रोग्राम्स जो थे उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करते थे कि जहाँ पे फॉरेन गुड्स और क्लोथ जो है वो हमें यूज नहीं करना है और इंडियन प्रोडक्ट्स को ही हमको यूज करना है। तो उसमें ये पूरी जोर शोर से पार्टिसिपेट कर रहे थे। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज। इनके लिए जो स्वराज था वो बेसिकली क्या था कि ये जो इनकी रेवेन्यू डिमांड थी, हाई रेवेन्यू जो था उसके खिलाफ जो इनका संघर्ष चल रहा था वही इनके लिए स्वराज था। बट दे वर deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised। अब ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए जब वापस ये मूवमेंट जो है 1931 के अंदर वापस से बंद कर दिया गया था। तब इनको बहुत गुस्सा आया और ये डिसअपॉइंटेड हुए कि हमने तो इतना जोर शोर से इस चीज के अंदर पार्टिसिपेट किया और फिर उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर ये चीज हमारे फेवर में नहीं आई, रेवेन्यू रेट जो है वो रिवाइज नहीं हुई, यानी कि उनको नहीं घटाया गया। तो इनको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ और उससे पहले ही मूवमेंट इन्होंने बंद कर दिया है। So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate। तो जब वापस से मूवमेंट शुरू हुआ 1932 के अंदर, तब इन्होंने पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। बोले कोई फायदा तो निकलता नहीं है, ये कॉल्ड ऑफ कर देंगे, वापस से रोक देंगे इसको और हमारी चीजें होगी नहीं। तो पहले का जो बिटर इनके एक्सपीरियंस थे उसको लेकर के इन्होंने नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ के अंदर तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके नो मैम। Okay, moving on. अब है poorer peasantry were not just interested in lowering of the revenue demand। अब जो गरीब किसान थे वो सिर्फ इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं थे कि सिर्फ रेवेन्यू डिमांड जो है उसकी प्राइसेस कम कर दो। उनके लिए और भी ज्यादा दिक्कतें थी जिससे वो निजात पाना चाहते थे, बिल्कुल छुटकारा पाना चाहते थे। अब उन्हीं में ऐसा था कि इनके कुछ ऐसे लोग भी थे जो किसी और के उस पे मतलब खेती बाड़ी कर रहे थे, ठीक है, और उनके मतलब उनको जमीन मिली हुई थी जिसपे जमींदार ने उनको जमीन दे रखी थी, लैंडलॉर्ड ने उनको जमीन दे रखी थी जिसपे वो कल्टीवेशन करते थे। अब जैसे जैसे डिप्रेशन ज्यादा होने लगा तो उनकी इनकम जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी, ठीक है। और जो स्मॉल टेनेंट्स थे, यानी कि ये जो लोग थे जो दूसरे की उस पर काम कर रहे थे, टेम्पररी पोजेशन इनको मिला हुआ था लैंड्स का जिसपे ये कल्टीवेशन कर रहे थे, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, इनको डिफिकल्ट होने लगा कि ये उसकी चीजों को पे कर पाए, रेंट पे कर पाए, ठीक है। ये इनको एक जमीन दी जाती थी रेंट पर जिसपे ये कल्टीवेशन करते थे और फिर उसका कुछ रेंट जो है वो उस लैंडलॉर्ड को पे करते थे, जैसे किराएदार होते हैं उसी तरीके से। तो इनके लिए ये भी एक पॉइंट था कि ये उस चीज से डील नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। द poorer peasantry were not just interested in lowering of the revenue demand। जो गरीब किसान थे वो सिर्फ इसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं थे कि सिर्फ इसकी रेवेन्यू डिमांड जो है वो कम कर दो। Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords। कई सारे लोग ऐसे थे जो किराएदार के तौर पे एक उन्होंने जमीन ले रखी थी जिसपे वो अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे और उनको अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना पड़ता था। As the depression continued and cash incomes dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent। जैसे जैसे मंदी बढ़ने लगी, कैश इनकम कम होने लगी, धूमिल होने लगी, एक तरीके से गायब होने लगी, तो ये जितने भी छोटे छोटे स्मॉल टेनेंट्स थे इनको बहुत मुश्किल होने लगी कि ये रेंट पे कर पाए। They wanted the unpaid rent to the landlord to be remitted। ये चाहते थे कि जितना भी अनपेड अनपेड रेंट है, जितना भी किराए इन्होंने अभी तक नहीं चुकाया है वो सब माफ कर दिया जाए, ठीक है, लीज कर दिया जाए उस पेनल्टी से इनको।
They joined a variety of radical movements often led by the socialist and the communist. अब जो socialist party और communist party थी वो उनके द्वारा जितने भी extreme movements चलाए जा रहे थे इन्होंने वो भी join करे. Apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords, the Congress was unwilling to support no-rent campaigns in the most places. अब काफी ज्यादा ये जो इशू उठ रहे थे कि भाई रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के जो इश्यूज थे उसको तो कांग्रेस समझ रही थी, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल भी इस चीज में सपोर्ट नहीं कर रही थी कि नो रेंट वाली जो कैंपेन्स थे कई सारी जगहों पे चलाए जा रहे थे वो उसको सपोर्ट नहीं करती थी. अब वो इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही थी, उनके अपने खुद के रीजंस थे, दे हैड देयर ओन रीजंस फॉर दैट. ठीक है, वो आपको आगे पता पड़ेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे. लेकिन बेसिकली यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है कि ऊपर जो हमने भी ऊपर पढ़ा था कि रिच पीजेंट्स का जो भी इशू था उसको ये कांग्रेस पूरी तरह सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो गरीब किसान है और जो किराए पे जमीन लेकर के काम कर रहा है उसकी चीजों को कांग्रेस बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है. ठीक है, और वो ऐसा क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि आगे जाकर के आपको पता पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए बोला जाता था कि ये सिर्फ एलीट क्लास के जो लोग होते हैं उन्हीं के सपोर्टर्स, मतलब उन्हीं के सपोर्ट में काम करती है. ये पार्टी जो है बेसिकली उन्हीं के फेवर में काम करती है और काफी सारे जो छोटे छोटे किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करती है. ठीक है, तो इस तरह की चीजों के लिए भी कांग्रेस के ऊपर आगे जाकर के पॉइंट्स आपको मिलेंगे सुनने को. So the relationship between the poor peasants and the Congress remained uncertain. तो इसीलिए जो रिलेशनशिप था गरीब किसानों का और कांग्रेस का वो बिल्कुल स्थिर नहीं था, अनसर्टेन था उसमें, क्योंकि वो इनके फेवर में काम नहीं कर रहे थे, वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो दोनों ही एक दूसरे की चीजों को लेकर के पूरी तरह से डिफरेंट थे. तो ये था इस पर्टिकुलर पुअर पीजेंट्री वाले पैराग्राफ में. हमने ऊपर वाले में पढ़ा था रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज के बारे में, गुजरात और उत्तर प्रदेश के जो जाट थे और गुजरात के जो पाटीदार थे उनसे रिलेटेड जो भी चीजें थी फर्स्ट पैराग्राफ में. सेकंड में पुअर पीजेंट्री के बारे में देखा है, जो गरीब किसान दूसरों की जमीन लेकर के किराए पे काम करते हैं और फिर उनसे किराया जो है वो चुका नहीं पा रहे थे, ये चीज थी. तो दोनों ही चीजों में अगर आप लाइन टू लाइन अगर आपसे पूछा जाए कि पार्टिसिपेंट्स ने इस मूवमेंट के अंदर कैसे देखा, क्या पार्टिसिपेट किया, तो आप इसको एग्जैजरेट करके भी लिख सकते हैं. जब वेटेज ज्यादा होगा क्वेश्चन का तब आप इसको प्रॉपरली लिख सकते हैं और लाइन टू लाइन में भी पॉइंट्स के अंदर भी लिख सकते हैं. ठीक है, क्लियर है? सेकंड पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. ओके No, ma'am. ओके, देन वी हैव द बिजनेस क्लास. अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे. ये चीज आपको डीप में चैप्टर 5 के अंदर देखने को मिलेगी. ठीक है, वो अपना बिजनेस बढ़ाए जा रहे थे. जब ऑब्वियसली बात है किसी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं तो वो और पावरफुल हो रहा है तो वो अपना बिजनेस एक्सपेंड करेगा जिससे और ज्यादा उसको फायदा हो. अब उन्होंने क्या करना शुरू करा, कॉलोनियल पॉलिसीज के अगेंस्ट में रिएक्ट करना शुरू करा. ठीक है, जो क्योंकि वो कॉलोनियल पॉलिसीज जो थी वो बिजनेस एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, उनको रोक रही थी किसी ना किसी तरीके से, उनके पर अलग पॉलिसीज कानून बनाए जा रहे थे. तो वो अपना जो चीजें थी उसको लेकर के उन्होंने एक तरीके से रिएक्शन देना शुरू करा. वो चाहते थे कि उनको बाहर से आ रहे हैं जो सामान, फॉरेन गुड्स जो आ रहे हैं, इम्पोर्ट जो कराया जा रहा है, उससे उनको प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि ये लोग तो इंडिया में काम कर रहे थे, इंडिया के सामान बना रहे थे. तो और फिर जो रुपी की और स्टर्लिंग की फॉरेन एक्सचेंज जो थी, स्टर्लिंग इज द करेंसी ऑफ ब्रिटेन. उस समय में ये चीज वहां पे चल रही थी, वहां की ब्रिटिश करेंसी थी स्टर्लिंग. ठीक है, तो उसका रेशो जो था वो इस तरीके से था कि उन लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा था और हमारे यहाँ के लोगों को कम फायदा हो रहा था. ठीक है, तो ये चीज अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये देख करके बोल रहे थे कि भाई इनकी जो ये नीतियां हैं जिससे हमें नुकसान हो रहा है और इन्हें फायदा हो रहा है, ये चेंज होनी चाहिए. तो बिजनेस इंटरेस्ट वाले जो लोग थे, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और कमर्शियल कांग्रेस जो है वो साथ में आई. ठीक है, उन्होंने एक फेडरेशन बनाया, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, FICCI 1927 के अंदर, और उसके अंदर जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे उस समय के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके नाम दिए हुए हैं, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, D.D. बिरला. इस तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो कॉलोनियल कंट्रोल के ऊपर अटैक करने लगे कि ये हमारी इंडियन इकोनॉमी को खराब कर रहे हैं, और उन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो ज्वाइन कर लिया. ठीक है,
अब इससे क्या हुआ, ये जो इम्पोर्टेड गुड्स थे, खरीदना और बेचने वाली जो चीज थी, ये धीरे धीरे खत्म होने लगी। वो रिफ्यूज करने लगे कि हम तो स्वराज जो है उसको सपोर्ट करेंगे, और ये जितने भी बाहर से आ रहा है सामान, हम इसको नहीं बेचेंगे, ना हम इसमें व्यापार करेंगे। तो इसके भी आगे जाकर के आपको कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलेंगे, डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलेंगे। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। What about the business classes? How did they relate to the civil disobedience movement? अब बिजनेस क्लासेस का क्या था, वो अपने आप को कैसे जोड़ के देख रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट had made huge profits and become powerful. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इंडियन मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, उन्होंने काफी प्रॉफिट कमाया और काफी पावरफुल हुए वो। Keen on expanding their businesses, they now reacted against colonial policies that restricted business activities. अब क्योंकि ये अपने बिजनेस को बढ़ाने में पूरी तरीके से डिटरमाइन थे, इन्होंने कॉलोनियल पॉलिसीज के अगेंस्ट में रिएक्ट करना शुरू करा, जो इनको बिजनेस एक्टिविटीज करने से या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने से रोक रही थी, या फायदा कमाने से रोक रही थी। They wanted protection against imports of foreign goods. ये फॉरेन गुड्स जो बाहर से लाया हुआ सामान था, उससे अपने आप को बचाना चाह रहे थे, प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। एंड रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स, और इस तरह का रेशियो को रखना चाह रहे थे, रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि जो रेशियो रहता है, जैसे इंडियन रुपी का आप डॉलर से कंपैरिजन करेंगे तो वो क्या रहता है, उस तरीके से रुपी स्टर्लिंग का जो रेशियो है, उससे ये चाह रहे थे कि इस तरीका से हो कि भाई फॉरेन इंपोर्ट जो कराया जा रहा है सामान, वो पूरी तरह से बंद हो। To organize business interest, they formed the Indian Industrial and Commercial Congress in 1920. अब इस बिजनेस इंटरेस्ट को देखते हुए इन्होंने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से फ्रेम करा, एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। दो फॉर्मेशन उन्होंने करे थे, एक करा 1920 के अंदर और दूसरा करा 1927 के अंदर। Led by prominent industrialists like Purushottam Das, Thakur Das, and J.D. Birla, the industrialists attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched. अब जब इन्होंने दो अपनी ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से बना ली है, उसके बाद में उसको मेन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो चला रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में वो साथ में लेकर के जब ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, तो वो क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं वो एरिया पे जो कॉलोनियल कंट्रोल के अंदर है, ठीक है, जो वो कोशिश कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को बचाने की, ठीक है। इसी की सपोर्ट में ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, जब पहली बार लॉन्च होता है, तो उसके सपोर्ट में ये लोग उतरते हैं। दे गेव फाइनेंशियल in assistance and refused to buy or sell imported goods. अब इन्होंने financial assistance भी दिया, यानी इनको मदद भी करी अपने पैसे से, और इन्होंने मना कर दिया कि ये ना तो खरीदेंगे बाहर का आया हुआ सामान, ना ही उसे बेचेंगे। Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restrictions on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraint. कई सारे बिजनेसमैन जो है स्वराज को वो इस तरीके से देख रहे थे कि कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस जो इनके बिजनेस पर लगाई हुई है, अगर इन्हें स्वराज मिल गया तो ये ना तो एग्जिस्ट करेगा, और इनकी ट्रेड और इंडस्ट्री जो है वो और अच्छे से बिना किसी रुकावट के अच्छे से फ्लरिश करेगी, यानी अच्छे से फलेगी फूलेगी और इनको बहुत फायदा मिलेगा। But after the failure of the Roundtable Conference, business groups were no longer uniformly enthusiastic. लेकिन जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और वो फेल हुई, तब ये सारे बिजनेस ग्रुप जो हैं ये बिल्कुल भी एंथुजियास्टिक नहीं रहे थे जितने ये पहले थे। They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about the prolonged disruption of business, as well as of the growing influence of the socialism amongst the younger members of the Congress. अब ये पूरी तरह से अवेयर थे कि उस समय में मिलिटेंट एक्टिविटीज यानी मिलिट्री जो है वो काफी एक्टिव हो गई थी, तो ये चिंतित थे कि भाई इसका ये जो बिजनेस है ये इसको बहुत ज्यादा समय के लिए नुकसान पहुंचेगा। अब इनका और इनको साथ साथ इस चीज का भी डर था कि ये जो सोशलिज्म वाली चीज जो फैल रही है यहाँ की कांग्रेस के यंग मेंबर्स के अंदर, उसका प्रभाव जो है वो भी गलत पड़ेगा इन पर। समझ में आया इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay.
Then industrial working classes did not participate in the civil disobedience movement in large numbers except in the Nagpur region. अब बाद में इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस जो है उन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा इस मूवमेंट के अंदर सिवाय नागपुर रीजन के. As the industrialists came close to the Congress, workers stayed aloof. अब जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कांग्रेस के साथ में जुड़ गए थे, लेकिन वर्कर्स जो थे वो अभी भी उससे दूर थे. But in spite of that, some workers did participate in the civil disobedience movement, selectively adopting some of the ideas of Gandhian program, like boycott of foreign goods as a part of their own movements against low wages and poor working conditions. अभी तक तो हमने बात करी थी बिजनेसमैन की, इंडस्ट्रियलिस्ट की. अब बात आ रही है उनके वर्कर्स की कि उन्होंने कितना पार्टिसिपेट करा है. भले इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो काम कर रहे थे, वो कांग्रेस के साथ में आ गए थे, जुड़ गए थे और पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन उनके जो वर्कर्स थे वो इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे. कुछ वर्कर्स जो है वो ही पार्टिसिपेट कर रहे थे इस मूवमेंट में, और वो कुछ जो गांधीयन प्रोग्राम के अंदर आइडियाज थे उनको अडॉप्ट कर रहे थे, जैसे कि फॉरेन गुड्स जो है उनको बॉयकॉट करना. और वो इस मूवमेंट को इस तरीके से देख रहे थे, अब उनकी अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से देख रहे थे कि हमें जो कम सैलरी मिल रही है और हमारी जो कंडीशन, वर्किंग कंडीशन जो इतनी पुअर है, उसके हिसाब से हमें इन फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट करना चाहिए. There were strikes by railway workers in 1930. वहां पर रेलवे वर्कर्स के द्वारा स्ट्राइक भी करी गई थी, हड़ताल करी गई थी. डॉक वर्कर्स इन 1932 और डॉक वर्कर्स जो थे उनके द्वारा भी करी गई थी स्ट्राइक. इस स्ट्राइक को करने का रीजन ये रहता है कि इस तरीके से ये लोग अपना विरोध जताते हैं, और जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवेज हो गया, इनकी स्ट्राइक होती है तो कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, ठप हो जाता है. ठीक है, आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, आप चीजें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती हैं. तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि वर्कर्स ने अपने तरीके से किया, लेकिन जब किया तो फिर वो उसका बहुत अच्छे से असर पड़ा. डॉक वर्कर्स क्या होते हैं, जो बेसिक लेबरर्स होते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको बोला जाता है डॉक वर्कर्स. उन्होंने भी स्ट्राइक करी थी. ठीक है. In 1930, thousands of workers in the Chota Nagpur tin mines wore Gandhi caps and participated in protest rallies and boycott campaigns. अब 1930 के अंदर कई हजारों वर्कर्स जो हैं छोटा नागपुर के टिन माइंस में जो काम करते थे, उन्होंने गांधी कैप पहन करके पार्टिसिपेट किया इस प्रोटेस्ट रैलीज के अंदर, और बॉयकॉट कैंपेन्स के अंदर भी उन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिखाया. बट द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल. लेकिन कांग्रेस जो थी वो अभी भी वर्कर्स के हित में काम करने के लिए रेडी नहीं थी, और वो जो हिस्सा मांग रहे थे, मतलब हिस्सा एज इन की वो जो डिमांड कर रहे थे, वो उसको अभी भी प्रोग्राम से जोड़ के नहीं देख रही थी. इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनेट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस. उनको लग रहा था कि ये वर्कर्स की अगर डिमांड हमने पूरी करी तो इससे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनके साथ में हम एक अलग व्यवहार करेंगे, वो अलग हो जाएंगे, और इससे पूरी जो रॉयल फोर्सेस हैं वो अलग हो जाएंगी. यानी कि हम रॉयल फोर्सेस के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, एंटी इंपीरियल फोर्सेस के खिलाफ जो काम कर रहे हैं साथ में मिलकर के, वो अलग अलग हो जाएगा. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम. No, ma'am. Okay, so that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. We are running out of time. Please conjure up your problems for tomorrow's session. We'll discuss all of your problems in tomorrow's class. Till then, have a nice day ahead, students. God bless you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.